चलिए आज हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलीमर में, जिसमें हम बात करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन। आज के लेक्चर में जो भी आप स्टार्ट करें तो आप एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रिपरेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यूजेस भी सिखा दूंगा, बट यूजेस आप एक रीडिंग करके काम कर लेना, ठीक है ना। यूजेस जनरली मैंने नहीं देखे, ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन है, उससे कैटलिस्ट है और किस टाइप का कंडेंसेशन है या मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन है, कोपॉलीमराइजेशन, होमोपॉलीमर है, मोनोमर क्या है, डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ोगे हो जाएगा। अभी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। सबसे पहले आप बात करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन की, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए ये पॉलीइथीन है, इट इज इथीन। तो सबसे पहले आप जो मोनोमर लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी CH2CH2, ठीक है। ये N टाइम्स लिया है, ओके। नो डाउट यदि आप बात करते हैं एडिशन, तो फ्री रेडिकल एडिशंस भी होता है, कैटायनिक एडिशन भी होता है और एनायनिक भी होता है। पर एक चीज ध्यान रखना है, इफ द एडिशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइक R2O2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिले तो हमेशा समझ लेना वो फ्री रेडिकल्स एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। यदि एसिड के प्रेजेंस में है तो क्या हो जाएगा, कैटायनिक होगा, और बेस के प्रेजेंस में है तो एनायनिक। इतना ही समझ लीजिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहाँ पर टेम्परेचर 265 से लेके, ठीक है, 265 से 285 केल्विन नहीं भी होता हाई टेम्परेचर, याद रखना मैं हाई प्रेशर लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा नहीं सोचना है, इसको एन टाइप्स करना है, ठीक है। आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज इथीन, दिस इज इथीन, एंड यहां पर जो भी पॉलीमर आया है पॉलीइथीन, ठीक है। अब आप देखो पॉलीथीन, यदि आप देखेंगे लो डेंसिटी, उससे ही समझ में आ रहा है काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसका जो पर्पस है, ये क्या होता है, नो डाउट केमिकली इनर्ट है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी पॉलीमर है केमिकल इनर्ट है, यानी केमिकल इनर्ट है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन, वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एयर है वो कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, कोई केमिकल है एसिड बेस से कोई केमिकल अफेक्ट नहीं करता है। दूसरी क्या हो जाएगा, दिस इज क्या हो जाएगा, इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर, ये मेन काम आता है। फिर भी कभी भी भूल जाओ इंसुलेटर। यदि मैं यूजेस की बात करूं तो याद करिए वायर में इंसुलेशन ऑफ वायर। आप देखेंगे हमारे घरों में जो सॉफ्ट वायर होते हैं, जो सॉफ्ट वायर लगते हैं, वो किसका होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन का। अब आप देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, स्क्यूज बॉटल्स ले लीजिए, ठीक है, और स्क्यूज पाइप्स ले लीजिए। स्क्यूज पाइप तो नहीं होगा, लाइक फ्लेक्सिबल पाइप बोलो तो अच्छा नाम रहेगा, फ्लेक्सिबल पाइप, ठीक है, फ्लेक्सिबल पाइप्स, ठीक है। अब कहां और यूज हो सकता है, पैकेजिंग में यूज हो सकता है। आप देखेंगे जब भी पैकेजिंग की बात करें तो वहां पर जो भी सॉफ्ट वाली जो पॉलीथीन, जिसको अपन बोलते हैं ना पॉलीथीन दीजिएगा, पैकिंग के लिए यूज होता है, वहां हो रहा है फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं। फ्लेक्सिबल पाइप जैसे अपन गार्डन में पाइप्स यूज करते हैं, वो कितना होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो उसका ही होता है। स्क्यूज बॉटल, जैसे मान लीजिए हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी वड़ा पाव खाते हैं या कुछ देखते हैं, तो वहां पर सॉस की जो सॉफ्ट वाली बॉटल होती है, वो रेड येलो वाली स्क्यूज बॉटल, इसको दबाते हैं तो वो निकलता है सॉस वॉस, वो उसी का ही होता है। इंसुलेशन ऑफ वायर, घरों में जो वायर होता है वो इसी का ही होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। अब आप देखिए यही यहां पर दूसरा जो प्रिपरेशन आ जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में नो डाउट, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करूं तो यहां पर जो कंडीशन है, यहां पर जिगलर नाटा कैटलिस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, जिगलर नाटा वो है। तो आप यहां पर उसमें लिख दीजिएगा, इससे पहले लो डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दिस इज गोइंग टू बी ए हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें टेम्परेचर नहीं याद भी रहे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट,
ठीक है, ये आता है जिगलर नाटा कैटलस। कैटलस आता है जिगलर नाटा कैटलस। यहां पर क्या हो जाएगा 343 केल्विन, ठीक है, 333 से 343 केल्विन, 5 to 7 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये मेन है, ये पूछा गया है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? इट इज ट्राई इथाइल, इट इज ट्राई इथाइल यानी C2H5 थ्राइस, इट इज C2H5 थ्राइस। यदि मैं बात करूं C2H5 थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ठीक है, इससे जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है। नो डाउट केमिकल इनर्ट होता है, इंसुलेटर होता है। अब आप देखेंगे कि यहां पर एक हार्डनेस बड़ी है, तो जितने भी हार्ड होते हैं बकेट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे हम डे टू लाइफ में बकेट यूज करते हैं, ठीक है, पाइप्स होते हैं, बट ये पाइप कौन से होते हैं? जो हार्ड पाइप। यदि आप देखोगे बिल्डिंग में यानी बाहर देखोगे जो भी आउटलेट पाइप्स होते हैं वो इसके होते हैं। डस्टबिन जो होता है वो इनका बना होता है, ठीक है। बकेट हुआ, पाइप हुआ, डस्टबिन हुआ, ठीक है। फिर भी मैं एंड में जो भी इसके जो एक चार्ट है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये बकेट हुआ, पाइप हुआ, डस्टबिन हुआ, वो इसके यूजेस हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो आ जाता है, प्लीज इसकी चीजें को समझिएगा, ठीक है। हार्डनेस काफी होता है, डस्टबिन हुआ, पाइप हुआ, बकेट हुआ, बट ये पाइप फ्लेक्सिबल पाइप नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम आगे बात कर सकते हैं, पीवीसी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आ जाती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड रख कर देते हैं। पीवीसी हम लोग डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, पीवीसी पाइप पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको आप एन टाइप्स लेते हैं। यहां पर कोई भी इनिशिएटर ले लीजिए, जैसे C6H5 ट्वाइस O2, तो ध्यान दीजिएगा जैसे परऑक्साइड हुआ तो 3 रेडिकल एडिशन रिएक्शन हुआ। आप देखेंगे ये विनाइल क्लोराइड आया, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी विनाइल क्लोराइड, पाई बॉन्ड, क्योंकि एडिशंस होगा तो यहां पर क्या होगा? चेन ग्रोथ होगा, ठीक है, चेन ग्रोथ होगा। कोई भी एडिशन है उसको मैंने पहले ही समझाया है, मान लीजिए इसको भी समझा रहा हूं। ये पाई बॉन्ड थोड़ा, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस टाइप की सिचुएशन बन गई, प्लस माइनस Cl। अब आप देखिए एक और पाई बॉन्ड टूटेगा तो वो भी माइनस प्लस हुआ, दिस इज गोइंग टू बी मेक अ बॉन्ड CH2 CH2 Cl CH2 CHCl, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, इसी तरह से क्या है, ये माइनस ये एक लॉन्ग चेन बन जाएगी एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एडिशन रिएक्शंस में कैसे बनता है। अब आप देखिए पीवीसी की बात करें तो देखिए पीवीसी हम डे टू डे लाइफ में समझते हैं, ठीक है। पीवीसी थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है, रिजिड भी होता है, यानी ये जो चीज होती है पीवीसी क्या होता है? पॉलीइथीन, यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन से थोड़ा हार्ड होता है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन से थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो जो बीच की सिचुएशन होती है, जो हमारे घरों में जो पाइप होता है, बाथरूम पाइप्स होते हैं वो पीवीसी के होते हैं, बाथरूम पाइप्स होते हैं पीवीसी के। अब जो टॉयज होते हैं या घर में जो हाउस होल्ड होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो भी कंटेनर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, जैसे डस्टबिन या बकेट की तरह जैसा हार्ड होता है, तो वो हाई डेंसिटी का होगा, बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा, बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा, यानी आप उसको बिल्कुल घुमा सकते हैं जैसे पैकिंग वाली, तो वो हो जाता है लो डेंसिटी। और बीच वाली जो सिचुएशन आती है वो पीवीसी की आती है। तो ये तीनों क्या है, आप प्लास्टिक की कैटेगरीज में डाल सकते हैं, ठीक है। टॉयज तीनों के ही बनते हैं, टॉयज आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें यहां पर आप यूजेस ज्यादातर देखें, नो डाउट फ्लेक्सिबल है, रिजिड भी है, दोनों है। यदि आप यूजेस पे आप फोकस करें तो आप देखते हैं लेदर बैग हुआ, ठीक है, पीवीसी पाइप्स हुए हैं, ठीक है, ये पीवीसी पाइप है। आपने क्या हो जाएगा, फुटवेयर जो होती है, जो रेनी सीजन में जो फुटवेयर पहने जाती है वो पीवीसी की बनती है।
रेनकोट आता है, रेनकोट आता है वो पीवीसी का आता है। मान लीजिए यहां पर रेनकोट आ गया है, फिर जो बेल्ट आप पहन रहे हैं, बेल्ट जो आ रहा है जिसको लेदर बेल्ट बोलते हैं, वो पीवीसी के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी यूज आप लोगों ने पढ़ा हुआ। पीवीसी पाइप हुआ, फुटवेयर हुआ, रेनकोट हुआ, लेदर बैग हुआ, बेल्ट हुआ, ये सब क्या हो जाएगा। हाँ, कई बार यहाँ पर विनाइल फ्लोरिंग भी आजकल चली है, विनाइल फ्लोरिंग वो भी इसमें यूज की जा सकती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर लेदर बैग या लेदर क्लोथ भी, लेदर बैग या क्लोथ आ सकता है। लेदर बैग यानी जो हैंड बैग है, पर्सेस है, या जो गर्ल्स या लेडीज जो कैरी बैग होता है वो उसके बने थे। विनाइल फ्लोरिंग है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कोई भी टेक्सटाइल शॉप में गए हैं, रेंट मतलब वहां पर देखेंगे जो शीट्स होती है, या हमारे घरों में जो शीट्स होती है, पतली पतली प्लास्टिक की शीट होती है, फ्लोरिंग शीट होती है, वो विनाइल फ्लोरिंग होती है। आप कोई भी इसके यूजेस है डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप देखोगे, देसी लैंग्वेज में बोलो, प्लास्टिक की फ्लोरिंग देखी हुई है, वो लो डेंसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो थोड़ी देर में ही फट जाएगी। लो डेंसिटी पॉलिथीन जो हम घर जो कैरी बैग लेके चलते हैं, वो थोड़ा सा भी करोगे फट जाएगी। और हाई डेंसिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सेट करना ही मुश्किल होता है। तो वो किसकी होती है, विनाइल फ्लोरिंग यानी पीवीसी की होती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर मान लीजिए यहां पर आपने यहां पर पॉलीस्टाइरीन लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है विच इज नॉन एज पॉलीस्टाइरीन। बच्चों पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन आ गया है। ओके, अब देखिए पॉलीस्टाइरीन जो है यहां पर क्या हो जाएगा, स्टाइरीन में क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग आ जाएगा। ठीक है, आप प्लीज इधर लिख लीजिएगा, इसमें विनाइल क्लोराइड और यहां पर पॉलीविनाइल क्लोराइड आप लिख लीजिएगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो ये बेंजीन रिंग हुआ, उसे आपने लिखा है स्टाइरीन लिख दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग आ जाएगा। दिस इज नॉन एज पॉलीस्टाइरीन, दिस इज नॉन एज पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, यहां पर भी R2O2 है, फ्री रेडिकल होगा। अब आप देखो पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो मैं सीधी सी बात करता हूं, पॉलीस्टाइरीन का यदि याद रखना है यूजेस, तो आप सीधी सी बात कर दे, थर्मोकोल। हम लोग डे टू डे लाइफ में थर्मोकोल पढ़ते हैं, तो थर्मोकोल कहां कहां यूज आ जाता है। ठीक है, यदि मैं थर्मोकोल की बात करूं, ठीक है, तो थर्मोकोल क्या है, ये एक इंसुलेटर है। ठीक है, अभी मान लीजिए टीवी एंड रेडियो, ठीक है, उसके पैकिंग में भी काम आ सकता है। टीवी एंड रेडियो बॉक्स जो भी है ना, टीवी रेडियो का जो बॉक्स है, मान लीजिए उसको पैकिंग करने के लिए जो यूज हो रहा है वो आ सकता है। मान लीजिए हॉट लिक्विड कप, यानी जो जिसमें एक कप आता है, याद देखिए कई बार गर्म कॉफी और उसके लिए जो कप होता है वो यूज कर सकते हैं। कई बार क्या हो जाएगा, आप लोगों ने आइस क्यूब के लिए जो बकेट बनाते हैं, आइस क्यूब रखने के लिए जो बकेट आता है ना, कि आइस क्यूब बकेट जो आता है वो इसी का ही होता है। कई बार आप लोगों ने देखा हो तो जब जो भी आपके पास जो रूफ होता है तो उसके अंदर पीओपी करते हैं, तो उसके ऊपर पहले थर्मोकोल की शीट भी लगाई जाती है, तो उसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये जनरली क्या हो जाएगा, ये पैकिंग के लिए भी काम आता है, क्योंकि जो भी ये आपके पास टीवी और रेडियो का जो भी बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें यदि आपने देखा हो कि टीवी और रेडियो की जो पैकिंग आती है तो उसमें जो थर्मोकोल लगा होता है, एसी की होती है, ठीक है ना, तो वो वहां पर भी काम आती है। तो हॉट लिक्विड कप हुआ, आइस क्यूब बकेट हुआ, पैकिंग के काम आएगा, हाउस होल्ड वर्क है, ठीक है, वहां पर यूज काम आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। कई बार देखो इंसुलेटर है, तो इसका मतलब कई बार जो भी इसका जो आउटलेट होता है, गीजर का जो आउटलेट होता है, तो कंडक्टिंग जो पाइप्स होता है जहां से वाटर निकलता है, वो भी क्या जाएगा, पॉलीस्टाइरीन का बना होता है, वो भी क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। तो सीधी सी बात है, आप याद रखिए, थर्मोकोल याद रख लीजिए,
पॉलीस्टाइरीन को थर्मोकॉल याद करके लिख दीजिए। पॉलीस्टाइरीन यहां पर आप लिख सकते हैं कि यहां पर आप लिख सकते हो थर्मोकॉल, ठीक है। तो याद रहेगा थर्मोकॉल कहां का यूज होता है, इंसुलेटर है वो, यस है। टीवी और रेडियो का जो बॉक्स है, मतलब जो मान लीजिए इसको कैबिनेट बोल सकते हैं, है ना, इसको कैबिनेट बोल दो तो और अच्छा हो जाएगा। बॉक्स नहीं याद आ रहा तो रेडियो टीवी कैबिनेट है, ठीक है। अब हम लोग जो टी और कॉफी में आप देखेंगे थर्मोकॉल पीते हैं वो है। आप लोगों ने बॉक्स देखे होंगे, यदि मान लीजिए कई जगह कुछ जो वेंडर होते हैं जो रास्ते में रहते हैं, जो ठेला लगाते हैं और वो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल रखते हैं या कुछ बॉटल्स रखते हैं, वाटर बॉटल, तो वो किस में रखते हैं, वो बकेट होता है ना, वो यही होता है। पैकिंग के लिए यूज हुआ या हाउस होल्ड के लिए हुआ। तो ये भी क्या हो गया है, पॉलीस्टाइरीन आ गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पान, यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या आ जाता है, पान, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर आपके पास जो भी फिर आ जाता है पान, यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। उसको पान बोलते हैं या और लोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर मान लीजिए CN लगा दिया, है ना, ये CN लगा दिया, लगभग FeSO4 कोई कैटलिस्ट डाल दिया, हाई टेम्परेचर रख दिया, तो यहां पर ये CN आ जाएगा, दिस इज पान आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल, है ना। इज इट क्लियर? अब आप देखो यूजेस क्या होते हैं, इसका जो यूजेज जो आता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सिंथेटिक वूल होता है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए सिंथेटिक वूल, ठीक है। यानी जो भी आपका स्वेटर बन रहा है, स्वेटर जो बन रहा है, स्वेटर बन रहा है, ठीक है, ब्लैंकेट है, स्वेटर जो है वो है ना, इसलिए ब्लैंकेट है, या जो बाथरूम्स के अंदर जो क्लोथ होते हैं, टॉवल्स है या बाथरूम क्लोथ्स है ना, वो इसके भी होते हैं, बाथरूम क्लोथ्स हैं वो इन सबके होते हैं, है ना। एक्रिलोनाइट्राइल यानी सिंथेटिक वूल है, यानी जो भी नेचुरल वूल का जो अल्टरनेट है वो आप ऑलोन बोलते हैं उसको। जो भी हम देखते हैं विंटर सीजन में जो भी क्लोथ होते हैं वूल के, स्वेटर हुआ, ब्लैंकेट हुए, या बाथरूम क्लोथ जो है, टॉवल्स हुए, या फिर सिर्फ जो भी गाउन है या मीन्स कुछ भी हम जो पहन रहे हैं बाथरूम क्लोथ, वो किसका होता है, पान, एक्रिलोनाइट्राइल का होता है, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद हम कर लेते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन में भी क्या होता है, टेफ्लॉन कोटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आजकल कारों में चलती है, जो स्क्रैचिंग अवॉइड करने के लिए, ठीक है। टेफ्लॉन जो है ऑयल सील में भी लगाया जाता है, बीइंग इंसुलेटर। उसका गास्केट भी बनता है, गास्केट देखेंगे जो ब्लैक कलर का जो आता है, ठीक है, जो वॉशर के बीच में गास्केट होता है, या कई बार आप लोगों का सिंपल कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर टूट जाता है तो जो कीबोर्ड के ऊपर जो ब्लैक आता है नीचे, वो क्या होता है, गास्केट होता है, वो टेफ्लॉन का होता है। या देखेंगे नॉन स्टिक जो कुकिंग है, जो भी यूटेंसिल है, नॉन स्टिकिंग कुकिंग यूटेंसिल है, वो टेफ्लॉन का होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में यूज किया है। टेफ्लॉन को जो बनाना है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप टेफ्लॉन की बात करें, ठीक है, यहां पर ये F2 आ जाएगा टेफ्लॉन में, ठीक है। यहां पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये F2 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यूजेस भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप बात करेंगे टेफ्लॉन की बात करें, टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन के अंदर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा CF2, यहां पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1,1, 2,2 टेट्रा
टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन, उसे आप क्या बोल सकते हो, है ना, PTFE, है ना, सॉरी PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं, टेफ्लॉन, ठीक है, CF2 एंड CF2। अब इसके यूजेस आप बात करें तो यूजेस क्या हो जाएगा, एज अ लुब्रिकेट आ जाएगा, ठीक है, लुब्रिकेट्स आ गया, ऑयल सील के काम आ जाएगा, क्योंकि ऑयल सील के काम आएगा, है ना। तीसरा आ जाएगा गास्केट बनाने में काम आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन स्टिकिंग कुकिंग वेयर, ये काम आता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन कोटिंग भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो बात क्या थी, टेफ्लॉन्स, और ये ज्यादातर यूजेस मैंने बता दिए हैं, तो लगभग इन्हीं में से क्वेश्चंस घुमाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आगे बात करते हैं, यहां पर मैंने मोस्टली सारे एडिशंस कर दिए हैं, कुछ एक एडिशंस जो हैं नॉर्मली मैंने लगभग सारे एडिशंस करवा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो सारे यूज करना हूं, अदरवाइज क्या है कि जो बाकी एक आध बचेगा वो एंड में आप सिर्फ उसके यूजेस या देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि लगभग 99% तो सारा मैं करा रहा हूं। अब इसके बाद हमारे पास चलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, या अपन एक काम करते हैं, पहले एडिशंस खत्म कर लेते हैं, ये सब एडिशन दे देते हैं, इसके बाद मैं रबर पे चला जाता हूं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में नेचुरल रबर, वोल्केनाइज्ड रबर, ब्यूना एस, ब्यूना एन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार हम फटाफट से कर लेंगे तो एक साथ सारी चीजें आएंगी। अब हम रबर करते हैं। चलिए हम सबसे पहले अभी रबर की बात कर लेते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल था, पहले से ही लिख लिया, टाइम न हो। नेचुरल रबर, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम रबर लेटेक्स व्हिच इज द प्रोडक्ट डिस्पर्जन ऑफ रबर। जेडब्ल्यू नेम्स में ये स्टेटमेंट आई हुई है, जेडब्ल्यू नेम्स में ये स्टेटमेंट आई हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आई हुई है। दिस इज लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द रबर ट्री। इट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रेन 2-methyl-1,3-butadiene एंड इज आल्सो कॉल्ड एज 1,4-पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, रबर ट्री जो है इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वहां पर मिलता है, ठीक है। नेचुरल पूरा हो गया है। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपके पास यहां पर आप बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन। यदि आप बात करें आइसोप्रीन तो ये जो आएगी सिस फॉर्म आएगी, मेक श्योर ये सिस फॉर्म आने वाली है, ओके। अब आप देखिए आइसोप्रीन है, ठीक है, तो 2-methyl, सॉरी नॉट दिस, 1,3-butadiene, 1,3-butadiene, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर आइसोप्रीन का है। दिस इज द आइसोप्रीन स्ट्रक्चर। यदि आप थोड़ा सा इसका रेजोनेंस देखने की कोशिश करें, 1,2-1,4 एडिशन, यदि मैं 1,4 एडिशन बात करूं तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि ये CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस या प्लस ले लीजिए, मैंने मान लीजिए ऐसे एरो घुमाया तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे, आप रेजोनेंस में पड़ा हुआ है, पहले दोनों ही बना देता हूं कि ये मान लीजिए ये प्लस आया, फिर एक और रेजोनेंस आएगा, ठीक है, तो ये CH2C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस एंड प्लस आएगा, दिस इज 1,2 आएगा, इसे 1,4 बोलते हैं, ठीक है, इसलिए 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है और सिस फॉर्म आई है। तो प्लीज ये चीज का ध्यान रखना है, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन। मैं नियोप्रीन बताऊंगा, नियोप्रीन जस्ट डायरेक्टली लिखूंगा, और नियोप्रीन में यहां पर CH3 की जगह Cl आएगा। नियोप्रीन में क्या होता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, तो यहां पर ये Cl आएगा, तो वो ध्यान रखना है। ये पूरा समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली यहां चला जाऊंगा, यहां Cl लगा दूंगा। तो नेचुरल रबर क्योंकि काफी इलास्टिक होता है, इसीलिए इसको इलास्टोमर भी बोलते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपके पास तीन टाइप का होता है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक। तो ये नेचुरल रबर जो है नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आता है। अब हम 1,4 वाला केस ले रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, सिस फॉर्म ले लेते हैं, मान लीजिए ये CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये CH2 माइनस और ये CH2 प्लस, ये सिस फॉर्म ले ली, ये सिस फॉर्म ले ली। अब इसका रेप्लिका ले लीजिए,
ये क्या हो जाएगा CH2, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड C, ये CH2 है ना, इसका CH3 और H कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस जो है इट इज गोइंग टू बी ए फॉर्म बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू बी ए फॉर्म बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म बॉन्ड। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड। तो आप देख लीजिए जो चार्ज आया है वो 1 और 4 पे है, और लिंक जो है, लिंक का ये 6 पोजीशन पे है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सिस 1,4 पॉलीमराइजेशन, सिस 1,4 पॉलीमराइजेशन भी सिंपल वर्ड बोल सकते हैं। तो ये समझ में आया, सिस 1,4 क्यों आया, बिकॉज दोनों चार्ज जो था वो सेम साइड, 1,4 क्यों आया, एडिशन अकर एट 1st and 4th पोजीशन, ठीक है। तो इसे सिस 1,4 पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं या सिस 1,4 पॉलीमर भी बोल सकते हैं। डन हुआ है बिकॉज ऑफ हाईली फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब यूजर्स की बात करें, यदि कल को यूजर्स पूछ ले तो आपको पता है डे टू डे लाइफ में इरेजर पढ़ते हैं, रबर बैंड पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब जो है वो यूजर्स है नेचुरल रबर के, ठीक है। पर आपको पता है यदि आप नेचुरल रबर को स्ट्रेच करोगे तो टूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि यदि बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके चले, ठीक है, तो आपका क्या है, नेचुरल रबर सॉफ्ट हो जाता है, और यदि लो टेम्परेचर पे 283 केल्विन की तरफ लेके चले तो वो ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, और दूसरी इसमें डिसएडवांटेज होता है वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो उस चीज को इंप्रूव करने के लिए, यानी लो टेम्परेचर पे यानी 283 केल्विन के अराउंड इट बिकम ब्रिटल, 350 से लेके 318 केल्विन के अराउंड इट इज गोइंग टू बी ए सॉफ्ट, यानी हीटिंग करने पे वो सॉफ्ट हो जाता है। यदि आप देखो, मान लीजिए इसका टायर बनाओगे तो वो क्या होगा, फट जाएगा, टायर खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इंप्रूवमेंट किया जाता है, इंप्रूवमेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट जो चीज आता है दैट इज नॉन एज वल्कनाइज्ड रबर, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है, वल्कनाइज्ड रबर है। अब और वल्कनाइज्ड रबर में क्या होता है कि नेचुरल रबर के अंदर, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, नेचुरल रबर उसके अंदर आप सल्फर ऐड कर रहे हैं, सिंपल समझा रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म वल्कनाइज्ड रबर, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है। अब आप देखिए वल्कनाइज्ड रबर है, यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे सिंपल CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, ठीक है। आ गया, इसके अंदर आपने क्या करा, सल्फर ऐड कर दिया, यू आर गोइंग टू बी फॉर्म सल्फर ऐड। तो अब आप देखो सल्फर दो चांसेस है, दो चांसेस कैसे आएगा कि CH2C CH3 CH एंड CH2, एक तो ये आ जाए यदि लीनियर फॉर्म है, बिल्कुल ढंग से समझिएगा, ठीक है। यानी ये जो डबल बॉन्ड है, या तो ये डबल बॉन्ड टूट गया तो यहां पर सल्फर लग सकता है, डबल बॉन्ड टूट गया तो एक तो ये चांसेस, और या तो ये हुआ, या फिर वापस से आप आ जाएंगे कि इसी के अंदर दूसरा चांसेस ये है कि यहां पर यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, यह आया CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 दिया, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां का एक H, यहां का एक H, एक सल्फर के समान लीजिए 2 सल्फर मोल डाल दिया, इन जनरल डाल दिया, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, मतलब एक सिंगल इसके बनाने के लिए मैंने 2 सल्फर ले लिया, एक सल्फर H2S बन के निकल जाएगा, एक सल्फर बचेगा, वो सल्फर यहां पर लिंक आएगा, अ काइंड ऑफ क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, अ काइंड ऑफ क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। तो थोड़ी रिजिडनेस क्या हुई, बढ़ गई, क्या हो गया है, रिजिडनेस जो थी वो बढ़ गई है।
अब आप देखो रिजिडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का बैलेंस करना पड़ता है। तो सल्फर यदि आप देखेंगे, यदि अब आप देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि जितना ज्यादा सल्फर बढ़ेगा उतना जो है रिजिडनेस, स्टिफनेस स्ट्रॉन्ग बढ़ेगी, हार्ड होगा। तो अब आप देखो यूजेस की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि यूजेस की बात करें, यदि 5% सल्फर यूज डाला है तो वो यूज होगा ऑटोमोबाइल टायर में, ऑटोमोबाइल टायर में। और यदि लगभग 20% सल्फर डाला है तो इमेजिन करो जितना 20% सल्फर होगा तो सल्फर कंटेंट इतना ज्यादा होगा कि बहुत हार्ड होगा। तो वो जो यूज होता है वो यूज होता है बैटरी केस में। किसमें यूज होता है? बैटरी केस में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल में जो बैटरी होती है ब्लैक ब्लैक कलर का कवर होता है, हार्ड होती है ना, और टायर होता है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये था वल्कनाइज्ड रबर का था। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंथेटिक रबर आ जाता है, और सिंथेटिक रबर के अंदर जो आ जाता है थर्ड सिंथेटिक रबर। अब सिंथेटिक रबर के अंदर आपका सबसे पहला ए केस जो आ जाएगा, ए है विच इज नॉन एज नियोप्रीन। ए आ जाएगा, नियोप्रीन होता है। ठीक है, नियोप्रीन है तो मैं यहां पर जो है नियोप्रीन, इट इज द सिंथेटिक रबर। ठीक है, इट इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, इट इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। प्लीज इधर ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 1/4 दिमाग में रखिएगा। तो अब आप देखिए क्लोरोप्रीन, यदि आप स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो यदि मैं यहां Cl लगा दूं तो इससे बोलेंगे क्लोरोप्रीन। ठीक है, यहां पर CH3 था नेचुरल रबर में, यह एन टाइम्स होगा 1 पॉलीमराइजेशन हुआ। दिस इज गोइंग टू बी ए पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जब पॉलीमराइजेशन हुआ है तो ये CH2 Cl डबल बॉन्ड CH2 ये एन टाइम्स आ जाएगा, ये क्लोरोप्रीन है, तो दिस इज गोइंग टू बी ए नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन आ गया है। नियोप्रीन का जो यूजेस है, नियोप्रीन का जो यूजेस है आपने देखा हो तो जो भी आटा चक्की होती है, फ्लोर मिल होती है, वहां पर जो कन्वेयर बेल्ट है वो उसका होता है। ठीक है, दूसरा जो है प्रिंटिंग रोलर है वो इसका होता है। आप गास्केट भी इसका बना सकते हैं, गास्केट हमने टेफ्लॉन का भी बनाया था। ठीक है, और मान लीजिए पेट्रोल के अंदर जो हॉस पाइप होता है, पेट्रोल पंप में हॉस पाइप आता है, वो भी इसका बना सकते हैं, हॉस पाइप्स। ठीक है, हॉस पाइप भी नियोप्रीन का बन सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब ये क्या है, इट इज लुब्री जो भी ऑयल है और उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए इसके बाद जो आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है, नो डाउट ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर था। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर हो या वल्कनाइज्ड रबर हो, ठीक है, ठीक है, या फिर ये नियोप्रीन है, दीज आर द होमोपॉलीमर, क्योंकि इसमें पॉलीमराइजेशन में मोनोमर एक ही टाइप का था। बट जब हमने कोपॉलीमर पढ़ा था वहां पर ब्यूना एस पढ़ा था और ब्यूना एन पढ़ा था। ठीक है, तो मैं फटाफट से ब्यूना एस ब्यूना एन लिख देता हूं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए ब्यूना एस ब्यूना एन। ठीक है, तो आपके पास यहां पर जो बी जो आ जाएगा विच इज नॉन एज ब्यूना एन आ जाएगा। ठीक है, ब्यूना एन में क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, आप देखेंगे CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ये N है, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, दिस इज N, इसको क्या बोल सकते हैं, विनाइल साइनाइड बोल सकते हैं या एक्रिलो नाइट्राइल बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर 1,4 एडिशन पढ़ाया था। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे CH2 CH एंड CH2 बॉन्ड, और यहां पर आप पढ़ सकते हैं CN। ठीक है, तो ये प्लस माइनस, ठीक है, ये पाई बॉन्ड यू टूटा तो ये पाई बॉन्ड ये माइनस प्लस, ये 1,4 याद आ गया है, दिस इज गोइंग टू बी मेक अ बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CN आया।
अब आप देखो ये n टाइम्स का हो चुका है, अब यहाँ पर प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, यही स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा और यही स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, ये n टाइम्स हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी n टाइम। इसे क्या बोल सकते हैं, ब्यूना n बोलेंगे। दिस इज गोइंग टू बी ए ब्यूना n बोलेंगे। इज इट क्लियर? इसका यूजेस देखें तो लुब्रिकेशन है, यूजेस की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि यूज इन ऑयल सील, ऑयल सील बनाने के काम आ सकता है, ठीक है। इसका मेन काम देखो, उसमें मैंने हॉर्स पाइप लिखा था, तो ज्यादातर हॉर्स पाइप ब्यूना एस के बनते हैं, ठीक है, लिख दिया था, बट हॉर्स पाइप इसके बनते हैं। तीसरा जो चीज आ जाती है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइनिंग इन पेट्रोल टैंक। जो पेट्रोल टैंक है या ऑयल टैंक और ऑयल टैंक जो भी है, उसके अंदर यदि जो लाइनिंग होती है, जैसे कोई भी पेट्रोल टैंक है, उसकी बॉडी स्टील या आयरन होगी, यदि पेट्रोल या उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसमें क्या है, रस्टिंग चालू हो जाएगी। तो अंदर क्या करते हैं, एक रबर की लाइनिंग बनाते हैं जिससे पेट्रोल खराब ना हो, क्योंकि यदि पेट्रोल रस्ट लेने मिक्स हो जाएगा तो डेफिनेटली इंजन में जाएगा, इंजन ब्लॉक हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा। इसलिए जो लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग जो करते हैं हम, ठीक है, लाइनिंग जो पेट्रोल टैंक में या ऑयल टैंक में जो रबर की लाइनिंग करते हैं वो ब्यूना एन की जाती है। किसकी की जाती है, ब्यूना एन की जाती है, ठीक है। अब आपके पास जो लास्ट में फटाफट से कर देते हैं, यहां पर सी आ जाएगा ब्यूना एस। दिस इज गोइंग टू बी ए ब्यूना एस आ गया। ब्यूना एस के अंदर क्या हो जाएगा, यहां स्टाइरिन आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी ए स्टाइरिन, ठीक है। फटाफट से बता चुका था, इसीलिए फटाफट से ये बिना है, ये स्टाइरिन आ गया है, यहां बेंजीन रिंग आ गया है, इसे ब्यूना एस बोलते हैं। और यहां पर साइनाइड की जगह यहां आ जाएगा बेंजीन रिंग। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूजेस की बात करें तो मैंने समझा चुका हूं, जो भी फुटवेयर के जो सोल होते हैं, जैसे शू सोल की बात करें या, ठीक है, वो उसके होते हैं ऑटोमोबाइल टायर, ऑटोमोबाइल टायर वो किसके होते हैं, ब्यूना एस के होते हैं, ठीक है। ये मेनली ये यूज होता है शू सोल या ऑटोमोबाइल टायर की बात हुई, ठीक है। ये सिंथेटिक रबर हमने पढ़ लिया है। अब आप देखिए नेक्स्ट जो बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमने बात करी है, सारे के सारे एडिशंस था। एडिशंस के अंदर हमने होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर पढ़ लिया है, ठीक है। अब मैं यहां पर जो मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, आपका टाइम नहीं खराब करूं, ब्यूना एंड ब्यूना नाइलोन 66 पढ़ा चुका हूं, टेरिलिन डेक्रोन पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम लूंगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो अभी मैं यहां पर कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें, उसमें है ना, यहां पर मान लीजिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपके पास ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। पहले वाले सारे क्या थे, एडिशन पॉलीमर, और एक ही मोनोमर थे होमोपॉलीमर। ब्यूना एस ब्यूना एन कौन से थे, कोपॉलीमर। ये सब क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। इनके अंदर सबसे पहली लिस्ट आती है पॉलीअमाइड, ठीक है, पॉलीअमाइड की बात आ जाती है, ठीक है। नाइलोन 66 में ऑलरेडी कंडेंसेशन में पढ़ा चुका हूं, एडिपिक्स एक्सिड मिथाइल विद हेक्सामिथाइल डाइएमाइड, हेक्सामिथाइल डाइएमाइड। तो क्या होगा, यहां से आपके पास H2O निकल जाएगा, तो माइनस NH2O, ठीक है, ये बनेगा, यहां से OH, यहां से H। नाइलोन 66 वेस्टुला ब्रश, पैरासूट, रोप, कारपेट, फिशिंग नेट, ठीक है, टायर कोड में की जो है वो भी यूज कर सकते हैं। नाइलोन 66 से ऑलरेडी बात आ चुका हूं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं और फिर हीट करते हैं। हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ OH माइनस और यहाँ पर H प्लस चला जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एन मोल लिया है, दिस इज गोइंग टू बी एन मोल, तो यहाँ पर भी क्या होगा, NH2, ठीक है, CH2 5 COOH,
ये n टाइम्स बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस किया और आप हीटिंग करते हैं तो यहां से H जाएगा, ठीक है, और यहां से क्या जाएगा OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, क्योंकि यहां का COH H यहां से NH2O निकल जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म n टाइम। अब आप देखो हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 5 + 6 6, तो यहां पर क्या था, ये भी 6 ये भी 6 था, इस पे नायलॉन 6 बोला है और इसे क्या बोला है, नायलॉन 6 बोला है। यूजेस क्या है, फैब्रिक्स में यूज कर सकते हो या फाइबर्स में, ठीक है, सॉरी मतलब फाइबर्स यानी फैब्रिक्स यूज कर सकते हो, मेटल या प्लास्टिक, टायर कोड में यूज कर सकते हो, रोप्स में इसको भी यूज कर सकते हैं, लगभग यूज होता है। यदि आप डे टू डे लाइफ में बात करें तो जो यान करके सुना है, कपड़ा जो होता है यान वो ये होता है, नायलॉन 6 जो होता है उसे यान बोलते हैं। आप लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यदि कभी सुना हो तो यान कपड़ा है, ठीक है, वो ये कैटेगरी में आता है। इसके बाद पॉलीएमाइड में पॉलिएस्टर, ग्लिप्टन और टेरिलिन डेक्रोन में करा चुका हूं, ठीक है, मैं सिर्फ उसको लिख रहा हूं, ठीक है, टेरिलिन डेक्रोन में करा चुका हूं, ठीक है। ठीक है, टेरिलिन डेक्रोन यहां तक समझ में आ गया है। आपने देखिए टर्थियरिक एसिड हुआ है, ठीक है, यहां से आपका क्या है, OH जाएगा तो यहां से क्या जाएगा, H जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां से OH गया तो यहां से H गया, यहां से वाटर गया, N वाटर, ठीक है, यहां का OH गया तो आप बोलोगे यहां से हुई, यहां से H गया तो दिस इज गोइंग टू बी टेरिलिन डेक्रोन। ये कहां पर आएगा, फैब्रिक्स में यूज होता है, ठीक है, फैब्रिक्स में नायलॉन भी यूज हो सकता है, रोप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, नायलॉन 6 टायर कोड में भी यूज हो जाता है, ठीक है। ग्लिप्टन है, पेंट और लैक्वायर है, ठीक है, सिर्फ यहां पर टर्थियरिक की जगह थैलिक एसिड आया है। तो दीज आर द केस ऑफ पॉलिएस्टर क्लास, दिस इज पॉलिएस्टर क्लास, दिस इज पॉलिएस्टर क्लास, एस्टर का पॉलीमराइजेशन एंड दैट इज पॉलीएमाइड क्लास। फिर भी एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन रीड करके चले जाना, फिर भी मैंने सब कुछ समझा दिया है। टेम्परेचर नहीं भी याद रहता है तो टेंशन मत लीजिएगा, यूजेस जनरली पूछे नहीं जाते, बट आप डे टू डे लाइफ का याद रखोगे तो ज्यादातर ठीक होगा, ठीक है ना। मोनोमर ज्यादा पूछा जाता है, कंडेंसेशन है या कोपॉलीमराइजेशन है या होमोपॉलीमराइजेशन, यानी लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड भी है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं, अब हम पढ़ते हैं फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमर्स, ठीक है। देखिए बेकेलाइट्स जो है इट इज द पॉलीमर ऑफ फिनॉल। देखिए यहां पर आपने लिया है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा पूछा जाएगा तो यहां पर आपके पास क्या है, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट इज द पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। एसिडिक मीडियम डाला, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल, जैसे है C डबल बॉन्ड O H, H प्लस आयन आया, पाई बॉन्ड टूटा, दिस इज गोइंग टू बी CH2OH, इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। एंड वी नो दैट फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैराडाइटिक ग्रुप। तो आपको जो यहां पर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको प्रोडक्ट एक तो मिल सकता है लाइक दिस CH2OH, दूसरा मिल सकता है डाई वाला मिल सकता है CH2OH एंड CH2OH, प्लस क्या हो जाएगा, ट्राई वाला भी मिलेगा, तो मिक्सचर मिलता है CH2OH, ठीक है, CH2OH एंड CH2OH, ठीक है। ये चीज आ गया है। सबसे पहले आपके पास, या अपन N मोल बाद में ले लेते हैं, पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। दिस प्लस दिस इसका मिक्सचर मिलेगा, बिकॉज फिनॉल इज ऑर्थो पैराडाइटिक है। अब मान लीजिए यहां पर लीनियर पॉलीमराइजेशन हुआ, क्या हुआ है, लीनियर पॉलीमराइजेशन, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं नोवेलेक। क्या बोलते हैं, नोवेलेक होता है। तो यानी मान लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर एनमोल है, ये एनमोल है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म लीनियर है। देखो देयर इज ए ऑल चांसेस, तो आप ये समझ लीजिएगा, ये आया OH CH2OH, यदि एक और आया OH CH2OH, तो यहां का H और OH वाटर निकल जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म वाटर। यहां से वाटर निकल गया तो यहां पर आपका लिंक बैठा,
ये लिंक बैठा और यहां से OH है तो ये लिंक बैठा, तो दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड वन। ये चीज क्या हो जाएगी, रिपीटेड होगा। इसे आप बोलोगे नोवेलेट, है ना, नोवेलेट। ठीक है, ये लीनियर पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, यदि यही चीज क्रॉस लिंक हो जाती, क्या हो जाती, क्रॉस लिंक। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड में हम बात कर रहे हैं, क्रॉस लिंक हो जाता। ठीक है, तो वो बन जाता है बेकेलाइट। ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन हुआ। यहां पर आ गया है क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन। क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन हुआ तो वो होता है बेकेलाइट। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ये ले लिया, n टाइम्स ले लिया, लाइक ऐसा कुछ आ जाए। मान लीजिए मैंने इसी को ले लिया आगे कि ये OH है, ये CH2OH है, ये CH2OH है और ये मान लीजिए CH2OH है। सिंपल ले लिया है ना मैंने समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं सिंपल बना दूं OH, इन दोनों के बीच में CH2 आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में CH2 आ जाएगा, ऐसे लेग चेन आएगी, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा, OH, इन दोनों के बीच में CH2 आ जाएगा, OH, और ये CH2 आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी ए फॉर्म बेकेलाइट। इसे क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। ये क्या हो जाएगा, बेकेलाइट आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो, बेकेलाइट जो है वो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है। तो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है तो बेकेलाइट होता है थर्मोसेटिंग। क्या होता है, थर्मोसेटिंग होता है। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थर्मोसेटिंग, बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग। अब यूजेस की बात करें तो यूजेस जो है आप देखेंगे कॉम में यूज आ सकता है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर क्या है, कॉम में भी यूज आ सकता है। ठीक है, देखो यहां पर आएगा फोनोग्राफ, रिकॉर्ड्स में भी हो जाएगा। आपने देखा होगा पुराने जमाने में एक डिस्क होती थी, हार्ड डिस्क चलाते थे और वो चलती रहती थी, उसमें भी काम आ सकता है। इलेक्ट्रिकल स्विचेज जितने भी हैं वहां आएगा। जो भी हैंडल है, हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या होता है, करंट का डर होता है। तो जो हैंडल होते हैं वो भी किसके होते हैं, बेकेलाइट्स के होते हैं। यूजेस से फोनोग्राफ रिकॉर्ड हुआ, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हुआ, बिकॉज इंसुलेटर है तो उसके लिए हैंडल हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कॉम में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसका ही एक होता है मेलामाइन। क्या होता है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आ जाता है मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन जो है अनब्रेकेबल क्रॉकरी में ज्यादातर यूज किया जाता है। मेलामाइन जो होता है इट इज मेनली यूज इन द अनब्रेकेबल क्रॉकरी। इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है मेलामाइन आ जाती है। ठीक है, पहली थी मेलामाइन। ठीक है, अब आप देखिए मेलामाइन भी फॉर्मल्डिहाइड का ही आया, यानी ये भी मेलामाइन ही है। एन मान लीजिए ये कार्बन, ये एन, ये एन, ठीक है, ये कार्बन। ठीक है, मैंने दूसरा उल्टा बना दिया है थोड़ा सा और अच्छा सा दिखे। ठीक है, मान लीजिए एन, ये कार्बन, ये एन, ये एन कार्बन। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, NH2, ये NH2 और NH2। ठीक है, और बेंजीन रिंग बना दो, तो इसे बोलते हैं मेलामाइन। क्या बोलते हैं, मेलामाइन। ठीक है, ये एनमोल है और यहां पर फॉर्मल्डिहाइड डाला, वही H+ आयन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेलामाइन हुआ, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्ट्रक्चर कि यहां पर ये डालने से CH2OH कार्बोकेटाइन बनता है, इन दोनों में डालने से। ठीक है, नाइट्रोजन का नोन पेयर है, इट इज गोइंग टू बी अटैक हियर। ओके, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसा आ जाएगा कि मान लीजिए यहां पर N, यहां N, यहां पर N और यहां आया, ये डबल बॉन्ड आया। अब देखिए यहां पर आपके पास NH CH2OH है, दिस इज NH
CH2OH हुआ, और यहां पर आया NH2 और यहां पर आया NH2। तो हालांकि यहां पर भी CH2H यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। आप समझ में आ गया है। अब इसका पॉलीमराइजेशन कर लिया, ये एनमोल एनमोल। तो आप समझ लीजिए कि यहां से H जाता था, अभी थोड़ी देर पहले H जाता था, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा OH। याद करिए नायलॉन 66 के अंदर यहां COOH था और यहां NH2 था, तो NH2 से H जाएगा, तो दूसरी जगह से क्या जाएगा OH। तो यहां पर आ गया है N वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां पर N वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, तो यहां पर भी क्या है स्ट्रक्चर नीचे बना जाएगा, तो यानी ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं मेलामाइन, ठीक है। तो दिस इज आल्सो थर्मोसेटिंग, ये भी क्या है थर्मोसेटिक होती है। और यहां पर यूजेस बोले तो आप बोल सकते हैं कि अनब्रेकेबल जो क्रॉकरी है वो किसकी बनती है, मेलामाइन की। अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो है वो मेलामाइन की होती है। और जो तीसरी कैटेगरी आती है, तीसरी कैटेगरी इसमें जो आती है वो आती है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो यूरिया लैमिनेटेड शीट नाम सुना होगा, कभी एड में सुना होगा, लैमिनेटेड शीट होता है। और जो अनब्रेकेबल जो कप होते हैं, अनब्रेकेबल जो कप होते हैं वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का होता है। हालांकि ये है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक ही तरह का मैकेनिज्म कर रहा है। यूरिया का आप स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे दिस इज NH2 CO NH2, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड SCHO NH प्लस आयन। तो आपको समझ में आ गया है CH2OH होगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो आप देखिएगा NH2 CO NH CH2OH, ये भी N टाइम्स हो गया, ठीक है ना। यानी यहां पर CH2OH बनेगा ना, अभी मैंने बताया ना इलेक्ट्रोफाइल, तो दिस इज गोइंग टू बी अटैक। तो ये चीजें आएगी कि नहीं आएगी। अब आप हीटिंग कर दो, पॉलीमराइजेशन कर लो, ये H कर लो। बच्चों ये नेक्स्ट स्टेप में, बट मैंने इसी में समझा दिया। ये H, तो यहां से क्या जाएगा OH N, तो ये क्या हो जाएगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। रेजिन बोल दो या पॉलीमर। यूजेस की बात करें तो इसका यूजेस आएगा अनब्रेकेबल कप, ठीक है। दूसरा चीज जो आती है वो आती है लेमिनेटेड शीट, जो भी घरों में लगाते हैं वुड फर्नीचर पे जो शीट लगाते हैं लेमिनेटेड शीट। कई बार सुना होगा यूरिया की शीट है, तो वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड होता है। जो शीट होता है ना लेमिनेटेड लगाते हैं ना हम लोग, जैसे ये भी शीट ही है, तो ये क्या होती है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड की होती है, ठीक है। तो यहां पर हमने सब इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है। लास्ट में हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर करके फिर हम इस चीज को वाइंड अप करते हैं। देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो आजकल ज्यादातर चल रहा है। अभी देखिए पॉलीमर क्या हो जाएगा, इट इज केमिकली इनर्ट, ठीक है। तो जितने भी अपन ने पॉलीमर पढ़े हैं इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट in terms of air pollution, water pollution, soil pollution, क्योंकि ये क्या है डिग्रेड नहीं होते हैं, बिकॉज दीज आर केमिकली इनर्ट। उन पे एयर, सॉइल, एसिड, बेस, ठीक है, वाटर, किसी का केमिकल किसी का भी अटैक नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टली ये सारे पॉलीमर हमारे एनवायरमेंट को हार्मफुल थे। बट अभी नाउ ए डे सम पॉलीमर जो बन रहे हैं दीज आर द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिनका किसी न किसी तरह के एनवायरमेंट का जो भी कंडीशन है उन पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। एंजाइम्स का पड़ सकता है, वाटर का पड़ सकता है, एयर का पड़ सकता है, इसकी वजह से वो अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं। तो दीज आर नॉन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड दिस पॉलीमर इज हेल्पफुल फॉर आवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। मैंने पहले से तैयारी कर लिया है कि दिस आर द पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी पॉलीमरेट। यानी क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने एन मोल और एन मोल पहले यानी एक्चुअली देखा जाए तो दिस OH एंड दिस H इज गोइंग टू बी कंबाइंड, तो क्या निकला है वाटर। अब आप देखो मैं ज्यादातर पॉलीमराइजेशन एक साथ ही करा रहा हूं, पहले मैं कंपाउंड बना रहा हूं दो मिक्स करके और फिर इसका पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर जो बना है वो HO, ये CH, ये CH3, ये CH2,
COO, ठीक है। अब आप देखो ये CH है ना, और ये बना है CH2CS। देख लीजिए ये OH और ये H ये लाइन में है, ये ब्रांचिंग आया, ये लाइन में है तो ये ब्रांचिंग आया, तो मैंने ये ब्रांचिंग कर लिया। अब आप देखो ये कंपाउंड बने हैं एंड, यानी फर्स्ट स्टेज पे तो आप ऐसे लिख लोगे, फिर उसके बाद आप पॉलीमराइजेशन लिखोगे, जो ज्यादातर मैं यही इसमें ही कर देता हूं क्योंकि बार बार स्ट्रक्चर नहीं लिखना है। अब आप देखो इसकी बाद की स्टेप क्या है, ये एन है तो यहां से क्या गया है OH, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, मैं इसी में ही आपकी लास्ट स्टेप पॉलीमराइजेशन लिख देता था। अब आप देखो इसका नाम है पॉली क्योंकि पॉलीमराइजेशन है, ओके। बीटा हाइड्रोक्सी, इसके अंदर क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, क्योंकि एस्टर है, एस्टर का नाम क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। को यानी कंडेंसेशन, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, PHB बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, इज इट क्लियर। तो ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं PHBB, टाइम वेस्ट नहीं किया। पॉली तो पॉलीमराइजेशन है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट क्योंकि एस्टर को 8 लगाते, ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, PHBB आ गया। इसका स्पेशल पैकेजिंग है, आजकल देखिए इंडिया में चलता है, फॉरेन में क्या है कुछ ऐसे, या इंडिया में भी आप काफी कंपनीज करती है पैकिंग, जब हम जाते हैं तो वो डिग्रेडेबल पैकिंग होती है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक है, जो स्टिचेस आ जाते हैं वो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद खत्म हो जाते हैं। कंट्रोल रिलीफ ड्रग से सबसे बड़ी एग्जांपल है जो हम कैप्सूल लेते हैं, पानी लेते हैं तो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल, वाटर के साथ वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा अल्टरनेट बना है, ठीक है, ग्लाइसिन और दिस, तो आप देख लीजिए यहां से OH से H निकल जाएगा तो ये वाटर आया, ठीक है। जब वाटर आया तो आपके पास सिचुएशन जो आई है H2N CH2CONH, तो ये पॉलीएमाइड आ गया, CH2COH, तो सबसे पहले तो ये बन गया। अब इसका पॉलीमराइजेशन कर लिया तो इसी में मैं करेक्शंस कर लेता हूं, यहां से H गया तो यहां से क्या गया है OH, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन 2, तो इसका नाम क्या लिखा, नायलॉन 2, ठीक है। हाउ मेनी नेक्स्ट नायलॉन, हाउ मेनी कार्बन 5 and 6, इसलिए इसका नाम नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6 कर दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। ये चैप्टर खत्म हो गया है, बट फिर भी एक टॉपिक दिया हुआ है, बाकी एनसीईआरटी में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं फटाफट से उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड। देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, क्योंकि पॉलीमर क्या है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, काफी लंबी चेंज होती है, बहुत सारी चेंज होती है, तो वहां पर क्या है मॉलिक्यूलर का मास यदि अपन पॉलीमर का निकालना है तो वहां पर टर्मिनोलॉजी आ जाती है एवरेज, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल और केमिकली, ठीक है। अब आप देखो दो फॉर्मूले बने गए हैं, नेक्स्ट इज फर्स्ट इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड दूसरा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मान लीजिए N1 molecules having the M1 molecular mass, N2 molecules have a M2 molecular mass, N3 have a M3 molecular mass, so on, ठीक है। तो नंबर एवरेज क्या जाएगा, N1 plus N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 plus N2, एक सिंपल एवरेज ही है। वेट एवरेज में क्या हुआ, सिंपल ध्यान दीजिएगा, N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 M1 प्लस N2 M2, ठीक है ना। तो यानी क्या हो जाएगा कि मान लीजिए N1 की जगह N1 M1 आ गया, सब सिंपल ऐसे समझ लीजिए, N2 की जगह N2 M2 आ गया है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले में आप देख लीजिए ऐसा हुआ। पॉलीडिस्पेसिटी इंडेक्स हुआ, पीडीआई इज इक्वल टू MW डैश, यानी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जो नेचुरल होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर का जो पीडीआई होता है वो 1 होता है, और सिंथेटिक होता है पॉलीमर, उसका पीडीआई ग्रेटर देन 1 होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर पॉलीमर, ओके। तो आप लोगों ने पॉलीमर ढंग से कंप्लीट कर लिया होगा।